इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ में हम आ गए हैं चैप्टर नंबर 9 कक्षा 10वीं, जिसका नाम है आनुवंशिकता और जैव विकास। जैव विकास वाला पोर्शन जो है वो सिलेबस से हट चुका है, इसलिए हम केवल आनुवंशिकता वाले जो क्वेश्चंस हैं एग्जाम्पलर्स वो देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है जिसमें आनुवंशिक पदार्थ का विनिमय कब होता है। देखिए, सबसे पहले आनुवंशिक पदार्थ के बारे में जान लेते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो गुणों का ट्रांसफ़र होता है, उसकी जो इन्फॉर्मेशन, जो सूचना लेके जाते हैं, उसको आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं हम। गुणसूत्र या फिर डीएनए या फिर जीन, इन सब को आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं। और अक्सर ये सब जो है वो एक ही चीज़ है। गुणसूत्र जो है वो डीएनए से मिलके बनता है। डीएनए का एक पार्ट जिसमें सूचना होती है किसी प्रोटीन के संश्लेषण की, उसको जीन कहा जाता है। जो उसकी क्रियात्मक इकाई होती है उसको जीन कहा जाता है। तो इस सब का मतलब एक ही है। इनको आनुवंशिक पदार्थ कहा जाता है। और इनका विनिमय कब होता है? देखिए, इनका विनिमय तब होता है जब युग्मक कोशिकाएं बनती हैं, और युग्मक कोशिकाएं केवल लैंगिक जनन में बनती हैं। तो लैंगिक जनन के दौरान जो है इनका विनिमय होता है। बाकी जो तीन ऑप्शन हैं हमारे, जैसे कायिक जनन, इसमें पौधे, नए पौधे हम तैयार करते हैं उसके कायिक भागों से, जैसे कि तना, पत्ते, जड़ वगैरह से। अलैंगिक जनन में युग्मक नहीं बनते और ना ही इनका विनिमय एक्सचेंज होता है। और मुकुलन जो है वो खुद एक अलैंगिक जनन का प्रकार है। तो आनुवंशिक पदार्थों का विनिमय केवल लैंगिक जनन के दौरान होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। गुलाबी रंग के दो पुष्पों के बीच संकरण कराए जाने पर एक लाल, दो गुलाबी और एक सफ़ेद रंग की संतति उत्पन्न हुई। इस संकरण का स्वरूप क्या होगा? दो गुलाबी रंग के फूल लिए थे, फूल नंबर 1, फूल नंबर 2, दोनों को आपस में संकरण कराया गया, क्रॉस कराया गया। तो जो चार संतति उत्पन्न हुए हैं उनमें से एक है लाल, रेड, दो है गुलाबी और एक है सफ़ेद, वाइट। तो ऐसे केस में, क्योंकि दोनों हमने गुलाबी फूल लिए हैं, उनका ये दूसरी पीढ़ी है। क्योंकि दूसरी पीढ़ी है इसीलिए यहाँ पर हमें अलग अलग रंग जो है वो देखने को मिल रहे हैं, रेड, पिंक, वाइट। अगर हम शुरू में एकदम जो प्योर गुलाबी फूल लेते तो वहाँ पर हमें अलग अलग रंग दिखाई नहीं देते। तो ये जो हैं ये प्योर नहीं है, ये दूसरी पीढ़ी आई है जो अभी ये चार फूल आए हैं ये। और ये जो है वो स्वपरागण हुआ है, स्वपरागण जिसको हम बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। मटर के एक लंबे पौधे और एक बौने पौधे के बीच संकरण कराए जाने पर जो संतति उत्पन्न हुई उसके सभी पौधे लंबे थे। एक लंबा पौधा जिसका जीनोटाइप टीटी है, प्योर लंबा पौधा है। एक छोटा पौधा, इनको जब क्रॉस कराया गया तो जितने भी संतति उत्पन्न हुए वो सभी लंबे पौधे थे। तो इसका कारण बताना है। लंबा होना प्रभावी विशेषक है, सारे के सारे लंबे पौधे हैं नीचे। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर दो बड़े टी हैं, यहाँ पर छोटे टी। ये छोटे टी दर्शाते हैं बौने पौधे को, छोटे पौधे को, और कैपिटल टी दर्शाते हैं लंबे पौधे को। तो यहाँ से टी बड़ा वाला और इस वाले से छोटा टी, यही आने की संभावना है। और जितनी भी संतति आएंगी सब में एक कैपिटल टी, बड़ा टी और एक छोटा टी रहेगा। और सारे के सारे पौधे लंबे हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जो लंबा होना जो है वो एक प्रभावी विशेषक है। प्रभावी विशेषक उसे कहा जाता है जैसे एक संतति में, आप समझिए, एक संतति में दो विशेषक पाए जाते हैं, एक कैपिटल, एक स्मॉल, एक बड़ा, एक छोटा। लेकिन एक ही के गुण जो हैं वो उस संतति में दिखाई दे रहे हैं। इस पौधे के अंदर लंबापन का विशेषक भी है और छोटेपन या बौनेपन का भी विशेषक है, लेकिन केवल लंबापन उसमें दिखाई दे रहा है। तो जो दिखाई दे रहा है उसको प्रभावी विशेषक कहा जाता है। और जो नहीं दिखाई देता, जैसे कि यहाँ पर क्या छोटा टी नहीं दिख रहा है, तो वो अप्रभावी विशेषक है। तो सभी पौधे लंबे थे, इसका कारण है कि जो लंबा होना है वो एक प्रभावी विशेषक है, डोमिनेंट ट्रेट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
प्रत्येक हार्मोन, यहाँ पर ये जो जीव लिखा है इसको आप जीन पढ़िएगा, ये थोड़ा मिसप्रिंट है, ये दोनों ही जगह जीन है। प्रत्येक हार्मोन के लिए एक जीन होता है, प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक जीन होता है, प्रत्येक एंजाइम के उत्पादन के लिए एक जीन होता है, वसा के प्रत्येक अणु के लिए एक जीन होता है। इनमें से हमने गलत को छांटना है। तो देखिए जो जीन होता है, जीन जो आनुवंशिकता की क्रियात्मक इकाई है उसको जीन कहा जाता है। जीन के पास प्रोटीन संश्लेषण की सूचना होती है। जीन जो है वो हार्मोन बनाने में मदद करता है। जीन जो है वो एंजाइम के लिए भी होता है। लेकिन वसा का इस जीन से कोई लिंक नहीं होता, ठीक है। और वसा का इस जीन से और इस आनुवंशिकता से कोई लिंक नहीं होता। इसलिए केवल ये जो चौथा कथन है ये गलत है। बाकी प्रत्येक हार्मोन के लिए भी जीन होता है, प्रोटीन के लिए भी होता है और एंजाइम के लिए भी होता है। ये तीनों जो हैं वो आनुवंशिकी से संबंधित हैं, लेकिन वसा जो है वो संबंधित नहीं है, क्योंकि वसा के लिए कोई जीन नहीं होता। इसलिए जो चौथा स्टेटमेंट है वो हमारा गलत है। यदि मटर के एक गोल तथा हरे रंग के बीज वाले पौधे और झुर्रीदार तथा पीले रंग के पौधे के संकरण कराया जाए तो F1 के बीज क्या होंगे। F1 यहाँ पर दर्शा रहा है पहली पीढ़ी, अगर F2 लिखा होता तो वो दर्शाता दूसरी पीढ़ी, ठीक है, सेकंड जनरेशन। तो एक जो बीज है, एक जो पौधा है, उसके जीनोटाइप लिखा हुआ है, मतलब उसके अंदर जो विशेषक है उनको लिखा हुआ है RRYY। ये हरा पौधा है और इसके गोल बीज है, हरा पौधा और गोल बीज। और दूसरा है पीला और झुर्रीदार बीज, पीले और झुर्रीदार के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है RR कैपिटल वाई कैपिटल वाई। इसके बीच में संकरण कराया जाता है। तो हमसे पूछा गया है कि जो नए पौधे बनेंगे F1 जनरेशन में वो कैसे बनेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो हमारे नियम हैं उनके हिसाब से पहले वाले से अगर मैं बात करूँ, ये दोनों गुण इनका ट्रांसफ़र अलग अलग जाएगा। इसमें से केवल R जा सकता है कैपिटल, और इसमें से केवल छोटा r जा सकता है, क्योंकि यही उसके पास है। और सेकंड गुण की अगर बात करूं, जो पीले और हरे बीज हैं उसके लिए अगर बात करूं, तो यहाँ से छोटा y जा सकता है और दूसरे वाले से बड़ा y ही जा सकता है। तो यहाँ पर जितनी भी संतति होंगी F1 जनरेशन में उनका जीनोटाइप रहेगा कैपिटल R, स्मॉल y, कैपिटल Y। और यहाँ पर जो कैपिटल R और जो कैपिटल Y हैं वो प्रभावी गुण हैं, प्रभावी विशेषक हैं। अर्थात अगर इन दोनों में, पहले वाले दोनों में, अगर इन दोनों में एक भी कैपिटल R है तो बीज जो है वो गोल होंगे। वहीं दूसरा जो गुण है जिससे रंग का पता चलेगा हरा या पीला, उसमें अगर एक भी कैपिटल Y है, इसका मतलब जो जो हमारे पास जो कलर है वो पीला रहेगा, कलर जो है वो पीला रहेगा। तो यहाँ पर जितने भी बीज बनेंगे उनके जो पौधे हैं उनमें गोल और पीले रंग के बीज ही लगेंगे। गोल और पीला यही पहली जनरेशन में सारे आएंगे इन नियमों के हिसाब से। तो गोल और पीले के लिए हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आप इसी तरह से सोल्व कर सकते हैं बहुत आराम से। बस आपको मेंडल के जो नियम हैं उनको ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नरों में एक गुणसूत्र को छोड़कर सभी गुणसूत्र पूर्ण जोड़ों में होते हैं, ये अपूर्ण जोड़े कौन से हैं, ये हमसे पूछा है। देखिए हमारे शरीर में जो गुणसूत्र होते हैं उनके 23 जोड़े होते हैं टोटल। 22 जो हैं वो पूर्णतः पूरे जोड़े बनते हैं, और जो एक होता है लास्ट जिसकी वजह से लिंग निर्धारण होता है, जिसको लिंग सूत्र भी कहा जाता है कभी कभी, वो महिलाओं में जो फीमेल्स होती है उनमें तो पूर्ण जोड़ा ही होता है जिसको XX कहते हैं। लेकिन जो मेल होते हैं उनमें वो X और Y होता है, और ये X और Y एक जोड़ा नहीं बनाते, ये अपूर्ण जोड़ा है, मतलब दोनों सेम सेम नहीं है, अलग अलग हैं। तो जो X और Y गुणसूत्र हैं वो अपूर्ण जोड़े बनाते हैं
वाई और एक्स जो है ऑप्शन 3 और 4 में है। 3 और 4 के हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी। बाकी जितने भी गुणसूत्र हैं 22 के 22 वो सारे के सारे पूर्णतः जोड़ा बनाते हैं। और इवन जो 23वां है वो फीमेल्स में वो भी पूरा जोड़ा बनाता है। केवल मेल्स के अंदर जो नर होते हैं उनमें ये अपूर्ण जोड़ा बनता है, जिसमें एक एक्स होता है और दूसरा वाई होता है। इसलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी जो है वो सही है। बच्चे के नर तव का निर्धारण होता है। देखिए, जब बच्चा होता है तो उसका लिंग निर्धारण जो है वो उसके लिंग सूत्रों द्वारा होता है। अब लिंग सूत्र में जो फीमेल पार्टनर होती है उसके पास दोनों ही एक्स गुणसूत्र होते हैं, और जो मेल है उसके पास एक्स और वाई होते हैं। तो यहाँ से तो सीधी सी बात है, इन दोनों में से एक गुणसूत्र यहाँ से आएगा, दूसरा गुणसूत्र यहाँ से आएगा। तो इसमें से तो पहले वाले में से तो एक ही संभावना है, यहाँ से तो एक्स ही आ सकता है। चाहे ये वाला एक्स आए चाहे ये वाला एक्स आए, फर्क ही नहीं पड़ता, एक्स ही आ सकता है। लेकिन यहाँ से एक्स भी आ सकता है, यहाँ से वाई भी आ सकता है। अगर यहाँ से एक्स आया तो लड़की पैदा होगी, अगर यहाँ से वाई आया तो लड़का पैदा होगा। तो नर तो का अर्थ होता है मतलब लड़का पैदा होने के लिए कौन सा गुणसूत्र निर्धारक होता है। तो एक्स तो होता नहीं है, क्योंकि एक्स तो यहाँ से आएगा, यहाँ से भी एक्स आएगा तो भी निर्धारित नहीं कर सकता नर तब। तो केवल जो वाई गुणसूत्र होता है वो इसका निर्धारण करता है। तो जो युग्मनज होता है उसमें जो वाई गुणसूत्र है वो इसका निर्धारण करता है कि वो लड़का पैदा होगा। एक युग्मनज से जिसमें पिता से वंशागत किया गया एक गुणसूत्र एक्स है, किस प्रकार का बच्चा बनेगा। यहाँ पर फिर वैसा ही सवाल है, ये मेल पार्टनर, ये फीमेल पार्टनर। मेल के पास या तो एक्स है या तो वाई है, फीमेल के पास दोनों ही एक्स हैं। तो यहाँ से तो केवल एक्स ही आगे बढ़ेगा जो बच्चे में जाएगा। और यहाँ पे कह रहा है कि जो पिता है, जो मेल पार्टनर है, उसमें से एक्स गुणसूत्र आ रहा है। अगर इसमें से एक्स आएगा तो 2x बन जाएंगे, और 2x का मतलब होता है वहाँ पर लड़की पैदा होगी, वहाँ पर लड़की पैदा होगी। तो अगर पिता से एक्स गुणसूत्र आया है तो लड़की पैदा होगी। अगर यही सवाल ऐसे पूछ लेता कि पिता से वाई गुणसूत्र आया है तो क्या, तब आता है इसका आंसर लड़का। गलत कथन चुनिए। 4 स्टेटमेंट हैं, इनमें से एक गलत है, उसको हमने छांटना है। पहला, एक समष्टि में लगातार कई पीढ़ियों तक कुछ एक जीनों की प्रायिकता में परिवर्तन से विकास होता है। सही बात है। भुखमरी के कारण जीव के भार में कमी एक आनुवंशिक रूप से नियंत्रण किया जा सकता है। बिल्कुल नहीं। देखिए, 2 प्रकार के गुण होते हैं, एक आनुवंशिक गुण होते हैं जो आनुवंशिक रूप से प्रभावित होते हैं, प्रभावित करते हैं, और दूसरे होते हैं जिनका आनुवंशिकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे भुखमरी, कभी भुखमरी के कारण अगर एक किसी का भी जो वजन है वो कम हो गया है तो इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि उसकी जो संतति है, उसकी जो संतान होगी उसका भी वजन कम होगा। ये ऐसा नहीं होता है, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि जो भुखमरी से उसके भार में कमी आई है वो उसके शरीर की कोशिकाओं में आई है, और उसका युग्मक कोशिका से और उसका आनुवंशिकता से कोई भी संबंध नहीं है। ठीक है, तो उसको आनुवंशिक रूप से नियंत्रित नहीं किया जा सकता। ये वाली स्टेटमेंट हमारी गलत है। तीसरा स्टेटमेंट, दुबले पतले जनकों की संतति अधिक भार वाली हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि हमने पढ़ा था, प्रभावी और अप्रभावी लक्षण के हिसाब से हो सकती है। कई पीढ़ियों तक जिन विशेषकों की वंशागति नहीं होती उनमें विकास नहीं होता, ये बात भी सही है। केवल ये स्टेटमेंट इसके अंदर गलत है कि भाई भुखमरी के कारण जीव के भार में अगर कमी आती है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसके संतान जो है वो उसका भी वजन कम हो, क्योंकि ये जो वजन कम होने वाली चीज़ है ये आनुवंशिकता पर इस तरह से, जो इस तरह से आई है, इसको एक्वायर्ड ट्रेट्स बोलते हैं, और ये उस पर निर्भर नहीं करती है। नई स्पीसीज का निर्माण हो सकता है जब, वैसे तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये जैव विकास वाले पार्ट का है, लेकिन फिर भी हम इसको करते हैं, ये वहाँ भी आ सकता था। जनन कोशिकाओं के डीएनए में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। बिल्कुल, जब बहुत
जरूरी परिवर्तन होते हैं डीएनए में, तब जैव विकास, या जैव विकास का अर्थ ही होता है कि नई प्रजाति का बनना। तो डीएनए में जब बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस आते हैं, बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन आते हैं, तब नई स्पीसीज बनती है, जैव विकास होता है। युग्मक के गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन, हाँ बिल्कुल, युग्मक के गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन होगा तब भी ये नई स्पीसीज का निर्माण होगा। जैसे हमारे अंदर अगर 46 गुणसूत्र होते हैं, तो जो बाकी आसपास हम अपने जानवर या जंतु देखते हैं उनमें 46 गुणसूत्र नहीं होते, किसी में 50 होते हैं, किसी में 52 होते हैं, किसी में 56 होते हैं। तो गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन होगा तब भी जैव विकास होगा। तीसरी स्टेटमेंट, आनुवंशिक पदार्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर उसमें परिवर्तन नहीं होगा तो कोई भी नई स्पीसीज नहीं बनेगी। जनकों में परस्पर मैथुन नहीं होना, इस पे भी कोई निर्भर नहीं करता। ये तो नई स्पीसीज का जो निर्माण है वो पहली दो स्टेटमेंट पे निर्भर करता है। डीएनए में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन होने चाहिए और गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन अगर हो सकता है, हो जाता है, तो नई स्पीसीज का निर्माण होता है। नई स्पीसीज के निर्माण को जैव विकास भी कहा जाता है। तो 1 और 2, पहला और दूसरा ठीक है, पहले और दूसरे के हिसाब से हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही है। 11वां क्वेश्चन, मटर के, फिर से वही क्वेश्चन आ गया वैसा ही। मटर के दो पौधे में से एक गोल और हरे बीज, दूसरा झुर्रीदार और पीले बीज। F1 पीढ़ी के बारे में तो हमने बताया था, तब उसके बीज गोल और पीले रंग के बने। F1 पीढ़ी के बीज बनेंगे स्व संकरण कराए जाने पर। F2 के बीजों के लक्षणों में कुछ नए समुच्चय बनेंगे, निम्नलिखित में से नए समुच्चय। इस क्वेश्चन का अर्थ समझ लीजिए। इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि F1 जो हमने पढ़ा था, जैसे इसने दे रखा है हमको, एक पौधा है आर आर वाई वाई, छोटे वाई है, और दूसरा है छोटे आर और बड़े वाई। जब हम इनकी पहली पीढ़ी देखते हैं जिसको F1 बोलते हैं, तो वहाँ पर मैंने बताया था ये दोनों अलग अलग गुण हैं तो अलग अलग ट्रांसफ़र होंगे। पहले वाले से आर, दूसरे वाले से छोटा आर, तीसरे वाले से मान लो छोटा वाई और बड़ा वाई। इस तरह से जो गुण ट्रांसफ़र होंगे, तो यहाँ पर जो सारे के सारे पौधे हैं वो गोल होंगे और साथ में पीले रंग के होंगे। लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, गोल और पीले, ये पहली पीढ़ी में सारे इसी तरह के होंगे। लेकिन जब इनका आपस में स्वपरागण कराया जाएगा तब नए स्पीसीज, नए कौन से बनेंगे, ये हमसे पूछा है। तो यहाँ पर देखिए, अब जो पहली पीढ़ी है उनके गुणसूत्र कुछ इस तरह के हैं। अब इन दोनों गुणों को अलग अलग कर लेते हैं। अब पहले वाले से बड़ा आर भी आ सकता है, छोटा आर भी आ सकता है। सेम वैसे ही दूसरे वाले से बड़ा आर भी आ सकता है और छोटा आर भी आ सकता है, ठीक है। और ऐसे हमारे पास ये संभावनाएं बनेंगी कि ऐसा ऐसा हो सकता है। सेम ऐसे ही जो दूसरा वाला गुण है उसमें बड़ा वाई, ठीक है, दोनों छोटे वाई, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, ये सब हो सकते हैं। और जब ये सब होंगे तो हमारे पास नए जो बीज हैं, नए प्रकार के जो बीज हैं वो उत्पन्न होंगे। और वो नए प्रकार के क्या हो सकते हैं, देखिए हमारे पास ये तो पहले से ही है, गोल और हरे पहले से हैं, झुर्रीदार और पीले भी पहले से हैं। तो एक का गोल उठा के पीले के साथ जोड़ दीजिए, एक का हरा जो है वो झुर्रीदार के साथ जोड़ दीजिए। तो गोल और पीले, गोल और पीले, और झुर्रीदार और हरे, झुर्रीदार और हरे, ये दोनों नए बनेंगे। बस क्रॉस करना है हमने, गोल को जोड़ दिया हमने पीले के साथ जो यहाँ हरे के साथ जुड़ा हुआ था, और हरे को जोड़ दिया झुर्रीदार के साथ, तो ये दो नए बनेंगे। बाकी तो ये दो पहले से ही है। ये दो ऑप्शन अगर आप देखोगे, गोल और हरे, झुर्रीदार और पीले, ये तो पहले से ही है हमारे पास। तो नए बनने वाले हैं गोल पीले झुर्रीदार हरे, पहला और चौथा, पहला और चौथा। इसके बाद 22वां क्वेश्चन है सीधा, जो आनुवंशिकता का है। बीच में क्वेश्चन जो है वो जैव विकास के थे। मटर के एक शुद्ध लंबे पौधे और एक शुद्ध बोने पौधे में संकरण कराया गया। F2 पीढ़ी में शुद्ध लंबे और शुद्ध बोने पौधे का अनुपात बताइए। ये भी हमें उन्हीं नियमों के हिसाब से करना पड़ेगा। जैसे ये एकदम शुद्ध हैं, जो जनक वाली स्टेज में है। अब जब इनका क्रॉस कराएंगे तो हमारे पास F1 पीढ़ी आएगी। F1 पीढ़ी में यहाँ से केवल कैपिटल टी जा सकता था, वहाँ से केवल छोटा टी जा सकता था। तो जो हमारे पास बनेंगे वो एक बड़ा टी, एक छोटा टी, ये सारे लंबे बनेंगे। और अगर हमें
इन F1 वालों का आपस में क्रॉस कराना है तो हमें एक और पौधा चाहिए। अब इसके अंदर क्या क्या संभावनाएं हैं, पहले वाले से कैपिटल टी आ गया, दूसरे वाले से भी कैपिटल टी आ गया। दूसरी संभावना ये है पहले वाले से बड़ा टी दूसरे वाले से छोटा आ गया, ऐसा हो सकता है। तीसरी संभावना है पहले वाले से छोटा दूसरे वाले से बड़ा। और चौथी संभावना है पहले वाले से छोटा दूसरे वाले से भी छोटा। तो यहाँ पर ये जो पीढ़ी बनी है ये F2 पीढ़ी है। और F2 पीढ़ी के अंदर पहला है बड़े टी, बड़े टी दोनों ही हैं तो ये लंबा पौधा होगा। एक भी बड़ा टी है तो ये भी लंबे होंगे, क्योंकि जो बड़ा टी है वो प्रभावी लक्षण है। और अगर दोनों टी छोटे हैं तो ये बौना पौधा होगा। और हमसे पूछा है बौने पौधे और लंबे पौधे और बौने पौधे का अनुपात क्या होगा। अब 3 है लंबे और 1 है बौना, तो अनुपात हो जाएगा 3:1। 3:1 हमसे पूछा था लंबे पौधे और बौने पौधे का अनुपात। अगर बौना पौधा और लंबा पौधा उल्टा बोल देता तो हमारा हो जाता 1:3, लेकिन हमसे लंबे और बौने का पूछा है तो हमारा ऑप्शन नंबर बी। ये लास्ट क्वेश्चन है। मानव के युग्मनज में लिंग गुणसूत्रों के युग्मों की संख्या कितनी होती है। अभी बताया था 22 तो नॉर्मल होते हैं, और जो लास्ट वाला एक युग्म या जोड़ा होता है उसको लिंग सूत्र कहा जाता है। तो लिंग सूत्र के कितने युग्म बने, एक बना तो इसका आंसर है ए, एक। यहाँ पर ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो ख़त्म होते हैं। मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर किसी को कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछेगा, हम उसके लिए आपको एक्सप्लेन ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच।